नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी आपकी जो जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट का फॉर्म भरा है, बहुत शीघ्र परीक्षा होने वाली है। और ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप सभी अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा में उत्तीर्ण हों अच्छे अंकों के साथ। 2024 आपके लिए अच्छा साबित हो, ऐसी मंगल कामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि यह प्रैक्टिस सेट जिन अभ्यर्थियों ने, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की हो अथवा एस्टेट की हो, और कहीं तो ये इम्पॉर्टेंट ही है, तो इन परीक्षाओं में जो संस्कृत से प्रश्न बनते हैं और जिन अभ्यर्थियों ने सेकेंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत भाषा को चुना है, उनके लिए ये लाभप्रद प्रश्न है। और आप चलिए हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या एक कह रहा है कि परासन्निकर्षा संहिता सूत्र निहित है। परासंहिता जो परासन्निकर्षा सूत्र है, इस परासन्निकर्षा संहिता सूत्र है, यह सूत्र किसके लिए निहित है? क्या संधि के लिए निहित है, क्या समास के लिए, कारक के लिए अथवा पद के लिए? तो देखिए, जो परासन्निकर्षा है, वर्णों की सन्निकटता कहाँ पे होती है? क्या समास में होती है? नहीं होती। क्या पद में होती है? नहीं। क्या कारक में होते हैं? बिल्कुल नहीं। संधि में होती है। वर्णों की सन्निकटता कहाँ होती है? संधि कार्य तभी होगी जब दो वर्ण एकदम सन्निकट आएंगे, दो वर्णों में संधि कार्य तभी होगी। समास क्या होता है? समास में पदों की सन्निकटता होती है। कारक आपने पढ़ा है संस्कृत में 6 हैं, जबकि हिंदी में 8 हैं। और यदि पूछ लिया जाए प्रश्न कि संस्कृत में कौन सा ऐसा कारक है जिसको कारक नहीं माना गया, तो संबंध को कारक नहीं माना गया है संस्कृत में। पद क्या है? पद शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो इसके लिए क्षमता मित्रों। देखिए, मेरा फास्ट बोलने का रीज़न है, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ, लेकिन अभी तक कोई कमेंट ऐसा आया नहीं है, इसलिए मैं अपनी स्पीड को मेंटेन रखी हुई हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, एक जो स्मार्ट स्पीड होती है उससे कहीं ज़्यादा है, तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि मैं अपना पक्ष रखूं तो मैं इतनी जल्दी में इसलिए रहती हूं क्योंकि मुझे ये लगता है मेरे पास भी समय का अभाव है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी गृहिणियां होंगी जिनके पास समय कम होते होंगे, उनको प्रैक्टिस सेट लगाना होता होगा, प्रैक्टिस सेट पर ही वो अपना स्टडी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नेट की समस्या है, तो वाईफाई इत्यादि की सुविधा नहीं है। तो ऐसे बच्चों को, गृहिणियों को और अन्य कुछ 2-3 रीज़न के साथ मैं इतना फास्ट बोलती हूँ ताकि मैं अपनी पूरी बात भी रख दूँ, सामने वाला समझ भी जाए और उसका समय भी कम लगे और पैसा भी कम लगे। पैसे से मतलब यहाँ पे नेट, क्योंकि नेट इत्यादि में भी पैसा ही लगता है भाई, तभी आता है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हमने बता दिया। यदि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं जो है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि स्पीड हमें अब थोड़ी कम करनी चाहिए अथवा ठीक है। संधि के मुख्य भेद हैं। 22 संधियाँ होती हैं, एक संधि होती है, या अनंत संधियाँ होती है, या 3 संधियाँ होती हैं। यदि आप हिंदी के भी अभ्यर्थी हैं तो भी आपको पता होगा कि संधियों की संख्या 3 है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग, है ना। तो इस प्रकार से संधियाँ जो है 3 होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा 22 की बात करें तो संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। प्रापरा नोपी, इस तरीके से 22 उपसर्ग संस्कृत में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अच संधि का पर्याय है। अच संधि का पर्याय, पर्याय का मतलब जैसे सूर्य का पर्याय, उसी का अन्य नाम, अपर नाम क्या है? तो अच संधि का पर्याय है, तो स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं, ठीक है। क्योंकि स्वरों को अच कहते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं, इसीलिए स्वरों को अच कहा गया। दूसरा, ठीक है। और अगर पूछा जाए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है संस्कृत में, तो 42 प्रत्याहार है। अगर पूछा जाए महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो महेश्वर सूत्र 14 है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि व्यंजन संधि का नामांतर है, यानी कि अंतर नाम, दूसरा नाम क्या है व्यंजन संधि को? तो व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि व्यंजन जो है हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन वर्ण आते हैं और सारे व्यंजनों वर्णों में यहाँ संधि होती है, इसलिए इसको हल संधि ही कहते हैं व्यंजन संधि के अलावा, ठीक है। स्वर संधि को अज संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं।
चलिए अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है सुधि धन उपास्या। सुधि धन उपास्या सुध्युपास्या का संधि है, कैसे हुआ है, कैसे इसमें इस तरीके से रूप बन गया। तो आपने देखा है एक सूत्र है इको यड़सी, जब इक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, ली के स्थान पर ला हो जाता है। ठीक है, चलिए ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है। देखें सुधि धन उपास्य ई आया है तो ई के स्थान पर क्या होगा आपका या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर या होगा तो धा आधा हो गया, ठीक यूँ आधा हो गया। अब इसी ई के स्थान पर या हो गया, आधा आधा हो गया और सु आपने लिखा। अब देखिए यहाँ पर ऊ है तो ऊ आपका कहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाए सुध्युपास्य। तो इस तरीके से रूप आपका बना है। और ये पूछा जाए किस संधि का है तो यण संधि का। यण संधि का सूत्र पूछा जाए तो क्या है, तो यण संधि का सूत्र आपका है इको यणचि। इको यानी इक के स्थान पर यणचि, यण हो जाता है इको यणचि। ठीक है, ये स्थानीय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि यण संधि विधायक सूत्र है। लो अभी व्याख्या किया और नीचे प्रश्न भी आ गया इको यणचि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अकस्मण दीर्घ दीर्घ संधि का सूत्र है। अब नहीं बताएंगे, हो सकता है कि इसके आगे प्रश्न ही दिया गया हो। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नय धन अका। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि नय धन अका नायका में संधि है। तो देखिए एक संधि है अयादि संधि होती है, उसमें जब ए आए तो ए के स्थान पर ए, आई आए तो आए, ओ आए तो ओ आए तो औ आए तो आओ हो जाता है। ठीक है, ए आए तो आए, ऐसे ए आए तो आए हो जाता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ने धन का स्वर आया है, ए के स्थान पर क्या होगा, आय होगा। ठीक है, ए के स्थान पर क्या होगा, आय होगा। अब नए में से आ निकल गया है तो यहाँ पर आकर यहाँ मिल गया, ना पूरा हो गया। आय आय है तो नाय आय होगा ना, तो यहाँ पर नाय हो गया और का हो गया बराबर नाय का हो गया। तो कौन सी संधि है, अयादि संधि है आपकी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि अयादि संधि विधायक सूत्र है। तो एचो अय वाह या वाह। यहाँ पर देखो एज प्रत्याहार का वर्ण आने पर के बाद क्रमशः अय आओ 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 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि गंगा धन उदकम गंगोदकम में संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, पर रूप संधि पूर्व। अभी हमने आपको पढ़ाया था इको यणच, अभी हमने आपको पढ़ाया था गुण संधि। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, गुण संधि। गुण संधि में क्या पढ़ाया था कि आ के बाद ऊ आए तो आ धन ई बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन री बराबर अल, आ धन री बराबर अर हो जाता है। कौन सी संधि में, गुण संधि में। ठीक है, तो यहाँ पर आ धन ऊ आया है तो गंगोदकम हुआ है, कौन सी संधि हुई है, गुण संधि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि गुण संधि विधायक सूत्र है, क्या अदेंग गुणा है, आद गुणा है, इको यणचि अथवा वृद्धि रेचि। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, अदेंग गुणा और आद गुणा में बहुत कन्फ्यूजन होता है और इसीलिए दोनों ऑप्शन में जरूर रखते हैं ताकि विद्यार्थी कन्फ्यूज हो। आदेंग गुणा जो है वो गुण संज्ञा करता है, ना कि संधि। क्या करता है, गुण संज्ञा, गुण संज्ञक ये सूत्र है, जबकि आद गुणा जो है वो आपका गुण संधि करने वाला सूत्र है। अब यहाँ पर बताया कि गुण संधि करने वाला सूत्र क्या है, तो आद गुणा है, लेकिन संज्ञा करने वाला अदेंग गुणा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये गलती अक्सर हो जाती है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण धन एकत्वम, कृष्ण एकत्वम में संधि है तो वृद्धि संधि में होती है। जब आया आ के बाद ए आए, आए आए, ओ आए, आओ आए, तो उसी की वृद्धि हो जाती है जो बाद में वर्ण आया। जैसे ए आया, इस वर्ण की वृद्धि होगी तो ये आय हो जाएगा।
तो यहाँ पर जो है अय हो जाएगा, तो अय ऐसे लिखा तो जाएगा नहीं, अय यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और कृष्णत्वम बनेगा, वृद्धि संधि हो गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। अका सवर्ण दीर्घ वृद्धिरादेच एंग पर रूपम वृद्धिरेच। अब देखिए यहाँ भी दो हैं, इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन। अका सवर्ण दीर्घ दीर्घ संधि का एंग पर रूपम ये नहीं है, एंग पर रूपम भी नहीं है। हाँ, एंग पर रूपम पर रूप संधि करने वाला सूत्र है। और वृद्धि राधेज और वृद्धि रेज, इनमें से क्या होगा? तो जो ये वृद्धि राध एच है, ये संज्ञा करने वाला सूत्र है, वृद्धि संज्ञा करता है ये, ठीक है, वृद्धि संज्ञा। और जो वृद्धि रेच है ये आपका वृद्धि संधि कार्य करता है, वृद्धि संधि करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और इसी की जगह संज्ञा पूछा जाए तो वृद्धि राधेच और वृद्धि रेच क्या करता है? संधि करता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि उपधन औषधि उपौषधि में संधि हुआ है। कौन सी संधि हुआ? आ के बाद ओ आया है, ओ आकर यहाँ मिल गया है, तो क्या होगा? एक शब्द है एंग पर रूपम, तो पर रूप संधि का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गुण संधि नहीं है, वृद्धि भी नहीं, पर रूप भी पूर्व रूप भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर रूप क्या होता है कि पहले वाले शब्द को पर वाला वर्ण आदेशित हो जाता है जब आ के बाद ओ अथवा ये आए तो। चलिए अब हो गया। अब आज का आखिरी प्रश्न है, पर रूप संधि विधायक सूत्र है। पर रूप संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो आपने देखा होगा एंग पर रूपम पर रूप विधायक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। और यहीं पर आज का प्रश्न खत्म होता है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास आप लोगों के लिए लाभप्रद हो रहा होगा, आपके लिए लाभप्रद सिद्ध भी हो, ऐसा मैं मंगल कामना ईश्वर से करती हूँ। और आखिरी में फिर से वही कहूँगी कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका 1 लाख सब्सक्राइब एंड शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है। और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत व्यस्त रहती हूँ अपने कार्यों में, तो कहीं ना कहीं से जो है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है आपका लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर। और हम सभी तो संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, तो हमारे तो डीएनए में ही जो है परोपकार है, तो अवश्य आप करेंगे लाइक सब्सक्राइब शेयर। ऐसी मैं कामना करती हूँ, ऐसी में कामना तो नहीं कहेंगे, ऐसा मैं मानती हूँ कि आप करेंगे। और यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृत।